हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 105 और इस लेक्चर के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के अंदर कैलोरीमेट्री और इसके बाद में हीट ट्रांसफर, ये दो चैप्टर है, इनका अपन मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी भी कैलोरीमेट्री की बात करते हैं। तो कैलोरीमेट्री के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाए थे उनकी मैं लिस्ट एक बार बना देता हूँ, देखो, और उसके बाद में बारी बारी सारे के सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूँ। कैलोरीमेट्री में जो स्टेज फर्स्ट है, इसके क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना, देखो 35, 36, 37, 41, 43, 46 और 47। इसी प्रकार से जो स्टेज सेकंड है, इसके क्वेश्चन है 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 37, 39। और स्टेज थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब ध्यान से देखना, देखो, सुनो भी। चलो अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई स्टेज फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं अपन। स्टेज फर्स्ट पे अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि दो गोले जो कि समान पदार्थ के बने हुए हैं कि व्यासों का अनुपात कितना भी 1:2, तो उनकी उष्मीय धारिताओं का अनुपात कितना हो जाएगा। अपन जानते हैं कि H बराबर क्या होता है आपके पास, M इंटू S। समान पदार्थ के बने हुए, तो H बराबर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व इंटू क्या देगा आपके पास, S हो जाएगा। रो भी पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है और S भी पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास, V, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा, R³ हो जाएगा। व्यासों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से आपके पास H1 अनुपात H2 बराबर कितना हो जाएगा, 1:8। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है भाई ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 36। ये क्या करे अभी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित जल से जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पन से जलने पर अधिक खतरनाक होगा भी। 36वां, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और एक आपके पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम। दोनों में से जैसे मान के इसलिए अगर ये बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और ये अगर बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, भाप अगर बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, तो अपन जानते हैं कि जो भाप होती है वो बॉडी के कांटेक्ट में आती है, क्या होती है, कंडेंस होती है, संघनित होती है। और अगर ये संघनित होगी, ठीक है ना, अगर इसके अंदर कंडेंसेशन होगा, इसके अंदर संघनन होगा, तो इस स्थिति में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हीट उत्सर्जित करती है। 1 ग्राम भाप अगर संघनित होती है तो 540 कैलोरी हीट उत्सर्जित करती है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अभी। तो ये हो जाएगा आपके पास मोर डेंजरस। और 36 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 37वां। 37वां क्या करे अभी, दो द्रव A तथा B 32 और 24 डिग्री पर है। जब दोनों को मिलाया जाता है मिश्रण का ताप कितना हो जाता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दोनों की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात। ये बहुत आसान क्वेश्चन है अभी। 37वां देखो क्या करे, दो द्रव A तथा B, इनका जब दोनों को मिलाया जाता है, दोनों की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात आपको पूछा जा रहा है। द्रव्यमानों के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो द्रव्यमान अपन बराबर मान लेते हैं। तो पहले का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, M, विशिष्ट ऊष्मा कितना हो जाएगा, S1, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 32, 32 से कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का जाएगा, 4 का, बराबर MH2। और दूसरा ध्यान से देखना, जो 24 से 28, ये भी 4 हो गया। तो M से M गया, 4 से 4 गया, तो S1 बराबर H2, तो 1:1 आ जाएगा अभी। ये 37 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 41, 41वां क्वेश्चन क्या कह रहे थे उधर से। 2 ग्राम वाष्प में यदि 40 ग्राम जल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाया जाता है तो वाष्प संघनित हो जाती है। मिश्रण का अंतिम ताप कितना भी 24.3 डिग्री प्राप्त होता है। वाष्प के संघनन की गुप्त ऊष्मा कितनी हो जाएगी भी, बात सुनना भी। ये अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि 2 ग्राम वाष्प है और इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 ग्राम जल
जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो यहाँ पर जल के द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर वाष्प के द्वारा दी गई ऊष्मा हो जाएगी। तो यहाँ पर जल के द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी, mh डेल्टा टी। तो पानी के लिए m कितना देगा 40, h कितना था पानी के लिए 1, और डेल्टा टी कितना देगा भी 54.3 माइनस कितना देगा 25। तो 54.3 माइनस कितना देगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर। अब जो वाष्प है इसका द्रव्यमान कितना देगा अभी 2। तो वाष्प है उसके द्वारा कितनी ऊष्मा दी जाएगी बताओ। तो m कितना देगा आपके पास है 2, गुरुत्व ऊष्मा आपको पूछी जा रही है L मान लो, तो प्लस वाष्प जैसे संघनित होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। अब पानी ध्यान से देखना, देखो 100 से 54.3 तक आता है। तो m कितना देगा आपके पास 2, h कितना देगा 1, और डेल्टा टी कितना देगा 100 माइनस कितना देगा आपके पास 54.3 हो जाएगा। सोल्व करके यहां से आप L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। 41 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं भी 43। तो 43 क्या करे, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। एक द्रव्य जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कितने भी 0.2, ताप कितना भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 ग्राम द्रव्य जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कितने भी 0.5 और ताप कितना भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड को मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। प्रथम द्रव्य का भार ज्ञात करो। तो अपन जानते हैं कि टी मिक्स बराबर क्या होता है, टी मिक्स बराबर m1s1 t1 प्लस m2s2 t2 बटे क्या देगा आपके पास m1s1 प्लस क्या देगा आपके पास m2s2। तो टी मिक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 32। m1 ज्ञात करना है, s1 कितना देगा आपके पास है 0.2 और t1 कितना देगा 40, 100, 0.5, t कितना देगा 20 बटे m1 s1, m1 0.2 100 इंटू 0.5। सोल्व करके आप m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 क्या करे, ध्यान से देखना। देखो एक द्रव्य का द्रव्यमान कितना है भी m और विशिष्ट ऊष्मा कितनी s है, का तापमान कितना है भी 2T है। दूसरा द्रव्य जिसकी ऊष्माधारिता प्रथम की 1.5 गुना है। तो दो द्रव्य हैं, द्रव्य नंबर 1 और द्रव्य नंबर 2। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा अभी m और विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो जाएगी आपके पास s हो जाएगी, ठीक है ना। इसका तापमान कितना हो जाएगा आपके पास 2T। दूसरा द्रव्य जिसकी ऊष्माधारिता प्रथम की 1.5 गुना है, ठीक है ना, जिसकी ऊष्माधारिता, अब बात सुनना भी, इसकी ऊष्माधारिता कितनी हो जाएगी ms हो जाएगी। तो इसकी ऊष्माधारिता कितनी हो जाएगी प्रथम की 1.5 गुना हो जाएगी। तो अपन बोलेंगे 1.5 इंटू क्या देगा आपके पास ms, और इसका टेम्परेचर कितना देगा आपको बताओ T/3 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो मिश्रण का अंतिम ताप आपको पूछा जा रहा है अभी, तो ये तो अपन कर सकते हैं। इसका MST कितना देगा ms इंटू कितना देगा आपके पास 2T, प्लस ये कितना देगा आपके पास 1.5 ms इंटू कितना देगा T/3 बटे ms प्लस कितना देगा 1.5 ms हो जाएगा। ये आपके पास मिक्सर का टेम्परेचर आ जाएगा अभी। ये 46 वगैरह 46 के बाद में एक और क्वेश्चन बचा है इस स्टेज का 47। तो 47 भी चलो यहीं पे देख लेते हैं। एक शीशे की गोली स्टील की प्लेट से 200 मीटर पर सेकंड की वेग से टकराती है। यदि टक्कर पूर्णतः अप्रत्याशित है तथा उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा गोली तथा लक्ष्य में समान रूप से बढ़ती है तो गोली का तापमान कितना बढ़ जाएगा। बात सुनो भाई, क्या करें, गोली का तापमान कितना बढ़ जाएगा। देखो ऐसा है कि कोई भी गोली है, यहां पर कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 47 है। ये कहा जा रहा है कि एक शीशे की गोली स्टील की प्लेट से 200 मीटर पर सेकंड की वेग से टकराती है, ठीक है ना, और टक्कर कैसे भी पूर्ण अप्रत्याशित है और उत्पन्न ऊष्मा गोली तथा लक्ष्य में समान रूप से बढ़ जाती है तो गोली का तापमान कितना हो जाएगा अभी। तो अपन ये मान लेते हैं कि गोली की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, देखो ये पूरी की पूरी जो ऊर्जा है ये ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी।
आधी तो किसको मिल जाएगी, आधी मिल जाएगी गोली को और आधी किसको मिल जाएगी, स्टील की प्लेट को। तो इसका आधा कर देंगे अपन 1/2 बराबर। इसके बाद में अपन लगा देंगे इसके तापमान में वृद्धि मान के इसलिए डेल्टा टी है, तो एम एस ये आपके पास डेल्टा टी हो जाएगा। तो एम से एम को उड़ा देंगे और इसके बाद एस की वैल्यू आपको दे रखी है और वी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका है अभी, ठीक है ना। और ये आपकी जो स्टेज फर्स्ट है इसके सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिए हैं। इसके बाद में अगला नंबर स्टेज सेकंड का, ठीक है ना। तो स्टेज सेकंड की क्वेश्चंस अपन देखते हैं जो मैंने आपको टिक करवाए थे। अभी अपन बात करें कैलोरीमेट्री की, इसके बाद में अपन हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर पर टिक करवाए थे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, आप अपन स्टेज सेकंड के क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेज सेकंड के कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं अपन। क्या कह रहे थे 20वां क्वेश्चन देखो, 23 कह रहा है 540 ग्राम बर्फ जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है को 540 ग्राम जल जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना हो जाएगा अभी। तो ये तो आपके पास 540 ग्राम तो हो जाएगी आपके पास आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लस 540 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पूरी की पूरी जो आइस है इसको मेल्ट करवाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए भाई, पूरी की पूरी आइस को मेल्ट करवाने के लिए एम कितना हो जाएगा 540, एल कितना हो जाएगा आपके पास 80, और यदि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा तो कितनी हीट रिलीज करेगा अभी, एम कितना हो जाएगा 540, एस कितना हो जाएगा 1 और डेल्टा टी कितना देगा आपके पास है 80 हो जाएगा, कितना देगा 80। तो एम एस ये आपके पास है डेल्टा टी हो गया अभी। तो ये भी आपके पास है 540 गुणा 80 और ये भी कितना देगा 540 गुणा 80। तो यहाँ पर ये जो आइस है ये मेल्ट होने के लिए जितनी हीट कंज्यूम करेगी उतनी हीट, ध्यान से देखना, देखो ये जो पानी है वो इसको दे देगा। तो इस पानी के द्वारा दी गई सारी की सारी जो हीट है वो इस आइस के द्वारा कंज्यूम हो जाएगी। तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्या कह रहे देखो, 19 ग्राम जल जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तथा 5 ग्राम, देखो 19 ग्राम तो पानी है जो जिसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 5 ग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, को एक कैलोरीमीटर में मिलाया जाता है। मिक्सर का अंतिम ताप क्या होगा, दिया गया कि बर्फ की विशिष्ट उष्मा 0.5 है अपन जानते हैं और गलन की गुप्त उष्मा कितनी 80 है ये अपन जानते हैं। तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं मिक्स करते हैं। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले आपकी जो आइस है वो आइस कहां पर आएगी भी 0 पे आएगी। तो 0 पर आएगी तो एम कितना देगा आपके पास में 5, एस कितना होता है 0.5 और -20 से 0 तक आएगी तो कितना देगा आपके पास में डेल्टा टी 20 हो जाएगा। तो ये कितना देगा आपके पास में 50, ठीक है ना, ये तो 50 होगी। इसके बाद में एक बार अपन क्या करते हैं आइस को मेल्ट करवाते हैं, आइस को अपन क्या करते हैं पिघलाते हैं। तो आइस को मेल्ट होने के लिए कितना देगा ml, m कितना देगा 5, l कितना देगा 80, तो ये कितना देगा आपके पास में 400। इसके बाद जो पानी है ये पानी को 30 से अपन 0 तक लेकर के आते हैं तो क्या होता है देखो ध्यान से, m कितना देगा 19, s कितना देगा आपके पास 1 और डेल्टा टी कितना देगा आपके पास है 30। तो ये कितना देगा आपके पास है 570 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 570, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं कि इसको चाहिए 50 और 400, तो टोटल कितना हो गया 450, तो ये कंज्यूम करेगा बट ये तो 570 देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे देखो ऐसे देख सकते हैं कि 570 है, इसमें से 450 तो अपना खर्च हो गया और जो भी बचा है इस बचे हुए से
टेम्परेचर बढ़ेगा। अब किसका टेम्परेचर बढ़ेगा? ये जो 19 ग्राम पानी है ये भी 0 पर आ चुका है, ये 5 ग्राम आइस है ये भी पानी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 ग्राम पानी होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एम कितना हो जाएगा आपके पास में? 24। पानी के लिए एस कितना होता है? 1। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास में? टी हो जाएगा। तो 570 माइनस 450 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 120 हो गया ना? 120 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? 24 टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन देखो, 80 ग्राम जल जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बड़े बर्फ के ब्लॉक में मिलाया जाता है, तो बर्फ का वह द्रव्यमान जो कि पिघलेगा, देखो ध्यान से, 80 ग्राम जल, तो m कितना हो जाएगा? 80। जल के लिए s कितना होता है? 1 होता है। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 30 से 0 तक आएगा, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा जल के लिए? 30 हो जाएगा। और ये जो हीट रिलीज करेगा ना, ये आइस को मिल जाएगी। आइस का द्रव्यमान कितना देगा? m जो कि पिघलेगा इंटू कितना देगा आपके पास? l, 80 हो जाएगा। 80 से आप 80 को काट दो, तो m बराबर कितना देगा आपके पास में? 30 आ जाएगा। तो 30 ग्राम इसका मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आप नीट का पेपर उठा के देख लो, इस साल का और पिछले साल का, दोनों साल का, इससे टफ क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो नीट का जो पेपर है उसके अंदर बच्चों टफ क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, केवल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बच्चा फालतू में टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है उसके लिए वो अननेसेसरी होता है, भी नॉनसेंस होता है, कोई मतलब वाली चीज नहीं होती है। तो क्वेश्चन आसान आते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी अपनी जो तैयारी है बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 अपन देखते हैं क्या करें। 28 तो मैंने आपको करवा दिया था 1/33 वाला, ये तो 29 अपन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, एक स्थिर वस्तु 4 डिग्री सेंटीग्रेड, स्थिर वस्तु का तापमान कितना भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, द्रव्यमान कितना है? 3.5 kg है, 2000 मीटर की ऊंचाई से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित बर्फ के पहाड़ पर गिरती है। बर्फ से टकराने से पूर्व वस्तु का तापमान कितना भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा टक्कर के पश्चात वस्तु तुरंत विराम में आ जाती है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 3.5 × 10⁵ जूल पर सेकंड है, तो बर्फ का कितना द्रव्यमान पिघल जाएगा? बात सुनना भी। देखो ऐसा है कि वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3.5। जी कितना आपके पास है? 10। और एच कितना देगा आपके पास है? 2000। तो ये तो आपके पास mgh आ गया। क्या आ गया? mgh। तो किसी भी हाइट से अगर ये वस्तु गिरती है तो इसके पास mgh एनर्जी है, और ये नीचे की तरफ बर्फ के पहाड़ पर गिरती है। ठीक है ना? तो इसकी जो mgh एनर्जी है वही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी भी? हीट में। और ये हीट किसको मिलेगी भी? बर्फ को मिलेगी। किसको मिलेगी? बर्फ को मिलेगी। और इससे बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी बर्फ पिघल जाएगी भाई? क्यू बराबर कितना देगा? m। और L कितना देगा? L 3.5 गुणा 10 की पावर कितना देगा आपके पास? 5 जूल पर सेकेंड। तो 1 2 3 4, 4 गया, 10 बचा, 3.5 से 3.5 को उड़ा दो, 10 बचा। तो m बराबर कितना देगा आपके पास? बताओ। 2/10 यानी 0.2 kg, या इसको अपन 200 ग्राम भी बोल सकते हैं। आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। यस। 30वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 100 ग्राम बर्फ जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 300 ग्राम पानी जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, मिश्रण का तापमान आपको बताना है। तो 100 ग्राम तो क्या देगी आपके पास? बताओ। आइस। और टेम्परेचर कितना देगा इसका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 ग्राम क्या देगा आपके पास? बताओ। पानी। और टेम्परेचर कितना देगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले देख लो कि आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए भी? ml। m कितना देगा? 100। l कितना होता है इसके लिए? 80। तो ये तो कितना देगा आपके पास? 8000। इसके लिए अपन बात करते हैं, ये कितनी हीट दे सकता है अभी? पानी अगर नीचे आएगा तो m कितना देगा? 300। s कितना देगा? 1। और डेल्टा टी कितना देगा आपके पास? 25 हो जाएगा। तो 25 × 3 कितना देगा आपके पास? 75। तो 7500।
अब ये जो पानी है 7500 कैलोरी हीट दे सकता है, जबकि आइस को मेल्ट होने के लिए, पूरी तरह से पिघलने के लिए 8000 कैलोरी की हीट चाहिए। तो क्या इस स्थिति में पूरी की पूरी आइस और मेल्ट हो पाएगी क्या? नहीं। तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ बर्फ तो पिघल जाएगी, कुछ है वो बर्फ एज इट इज बच जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका फिनिश हो गया। 33वां देखते हैं। 33वां क्या करे, सुनो भाई, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में। तो 33वां कह रहा है कि एक प्रौद्योगिकी प्रक्रम में प्रति घंटे 10 केजी जल का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है। ठीक है जी। ऐसा करने के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प को जल में स्थित तांबे की नलिका में से गुजारा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप पर वाष्प को जल में स्थित तांबे की नलिका से गुजारा जाता है। वाष्प नलिका में संघनित हो जाती है तथा बॉयलर में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर लौटती है। बॉयलर में कितने टेम्परेचर पर? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर लौटती है। इस प्रक्रम के लिए प्रति घंटे कितनी वाष्प की आवश्यकता होगी? वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रखी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर जो वैल्यू आपको दे रखी है आपको वही माननी है भी। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी दे रखी है? 540 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगी भी। तो यहां पे अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ऐसा है भाई, इसके अंदर भी अपन कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री लगा देंगे। ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो अपन देख सकते हैं कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। प्रौद्योगिकी प्रक्रम में 10 केजी जल है, तो जल कितना देगा आपके पास है? 10 केजी। 10 केजी मतलब 10 की पावर 3। ये एम आ गया। पानी का एच कितना होता है? 1 होता है। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी 20 से 80 तक इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 60 हो जाएगा बराबर। ये तो हो जाएगी पानी के द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर। इसके बाद में जो वाष्प है उसके द्वारा दी गई ऊष्मा अपने को कैलकुलेट करनी है। वाष्प, तो वाष्प की प्रति घंटे कितनी मात्रा आवश्यक होगी? तो कितने हो जाएगी आपके पास? मान के चलिएगा वाष्प की मात्रा m। सबसे पहले जो वाष्प है वो 150 से कहां पे आती है? 150 से आती है वाष्प कहां पे? 150 से 100 पे आती है, तभी संघनित होगी ना। वाष्प पहले ठंडी होती है 150 से 100 तक, तो इसके लिए ms डेल्टा टी लगा दो। पर टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये हीट क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। तो m, और वाष्प के लिए भी s कितना देर का है? 1 देर का है। क्वेश्चन में बोल रखा तो एक ही लेना आपको। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी 150 से 100 तक आती है, तो 50, ठीक है ना। और प्लस, अब जो वाष्प है वो क्या होती है? भी कंडेंस होती है, तो कितनी हीट रिलीज हो जाएगी? ml। तो ml कितना हो जाएगा आपके पास? 540। और इसके बाद में प्लस, फिर वाष्प के संघनित होने से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनेगा, जिसको भी आपको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है अभी, क्योंकि जो बॉयलर में जब ये पानी वापस लौटता है तो इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो प्लस कितना देगा? m, एच कितना देगा? पानी का 1, और डेल्टा टी 100 से 90, तो ये आपके पास 10 हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी? 6 गुणा 3 4 5, 10 की पावर 5 बराबर 50 m, 10 m, 60 m हो गया, और 540 m, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 600 m हो जाएगा। तो यहां से m की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं भाई। 37वां क्या कह रहा है देखते हैं। देखो 29, 37 यहां पर बता देता हूं मैं। चित्र में एक शुद्ध मोम के पदार्थ को गर्म करने के बाद शीतलन वक्र प्रदर्शित किया गया है। ओके, यानी टेम्परेचर इसका घट रहा है। यह ए से बी तक ठंडा होता है, ठीक है ना। ए से बी तक तो क्या होता है? ठंडा होता है। बीडी के अनुदिश ठोस में परिवर्तित होता है। यदि एल तथा सी क्रम से द्रव्य मोम की गुप्त ऊष्मा, यदि एल क्या भी, एल तथा सी
क्रमशः द्रव मोम की गुप्त उष्मा तथा विशिष्ट उष्मा का अनुपात है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। देखो ऐसा है कि द्रव्य मोम पहले तो आपके पास द्रव्य मोम और इसके बाद में ठोस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। क्या करें इसमें? एल तथा सी। देखो इस ग्राफ को अगर अपन एनालाइज करते हैं तो इसको अपन एक बार पढ़ते हैं। देखो ग्राफ को, यहाँ पे ग्राफ दिया जा रहा है आपको, वाई एक्स पर क्या दे रखा है आपने? टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, और एक्स एक्स पे आपने क्या दे रखा है? फिर टाइम दे रखा है। तो पहले इसका टेम्परेचर वो मतलब ए पे टेम्परेचर कितना दे रखा है? 90 दे रखा है, ठीक है ना। 90 से 80 ठंडा होता है, और ये टोटल टाइम आपको 2 मिनट दे रखा है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो ए है ना, ए, भाई ये तो मेरे को थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं लग रहा है। यहां पर ये मान लो कि ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन, वो यूं नहीं होकर के इस डॉटेड लाइन के अनुदिश से, इस डॉटेड लाइन के अनुदिश। एक बार ये मान के देखता हूं मैं। तो ऐसा अगर मान लेता हूं तो इस स्थिति में इसके लिए सबसे पहले ए बी के लिए अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर कितना देगा आपके पास? एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बराबर कितना देगा? एम एस विशिष्ट उष्मा को बोला जा रहा है सी, और डेल्टा टी कितना देगा? भी 90 से 80 आ रहा है, ये आपके पास 10 हो गया। मान के चलेगा प्रति सेकंड ये कितनी उष्मा रिलीज कर रहा है? अभी आर, तो प्रति मिनट आर उष्मा रिलीज कर रहा है। तो 1 मिनट की आर, तो 2 मिनट की कितनी हो जाएगी? 2R। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके लिए भी बीडी के लिए, बात करते हैं। तो बीडी के लिए डेल्टा क्यू बराबर कितना देगा? एम एल बराबर कितना देगा आपके पास में? 4R। तो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर एल बटा सी, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो एम से एम को काट देंगे, तो एल बटा कितना देगा आपके पास में? 10C बराबर कितना देगा? 4R बटे 2R कितना देगा? 2 देगा। तो एल बटे सी कितना देगा आपके पास में? 20। अगर 20 आंसर आ गया 37वें का देखता हूँ, स्टेज सेकंड के 37वें का, स्टेज सेकंड के 37 का आंसर है 4, जो कि 20 ही दे रखा है। तो मैंने जो सोल्व किया बिल्कुल एकदम सही है। तो आप तो ये मान लेना कि एक तो इसके अंदर है ना, ये 2 चीजें आपको माननी है भी, इस क्वेश्चन में लिख लेना आप। एक तो आपका जो ए बी ग्राफ है ना, वो इस डॉटेड लाइन के अनुदिश करना है, भी आपको 90 तक लेके जाना है, बात नंबर 1। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात आपको ये माननी है कि ये मानना है कि जो मोम है ना, मोम का पदार्थ, वो एक समान दर से यहाँ पर उष्मा रिलीज कर रहा है, एक समान दर से यहाँ पर उष्मा उत्सर्जित कर रहा है, तभी आंसर सही होगा, अदरवाइज तो बैठेगा नहीं है, ठीक है ना। और 37 के बाद अगला क्वेश्चन आपका 39, ये भी अपन देख लेते हैं क्या करे। 3 पदार्थों ए बी सी के समांतरिमान का तापमान 12, 19, 28, ए को बी में मिला है 16, बी को सी में मिला है 23, ए को सी में मिला है, तापमान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। तो 39वां क्वेश्चन भी ये मान लो मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचे, स्टेज 3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो ये वाले क्वेश्चन भी अपन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में आपका कैलोरीमेट्री हो जाएगा फिनिश, और फिर उसके बाद में हीट ट्रांसफर आएंगे, हीट ट्रांसफर उस पर आएंगे अपन। तो देखो ध्यान से, स्टेज 3 पे आते हैं अपन। स्टेज 3 पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखो क्या करें, एक बीकर में 200 ग्राम है,
क्या है, जल मान लो। तो एक बीकर में 200 ग्राम तो क्या है आपके पास में, वाटर। तो बीकर की ऊष्माधारिता कितनी हो जाएगी, 20 ग्राम जल के बराबर। तो इसको भी अपन बोलेंगे 20 ग्राम वाटर। बीकर का प्रारंभिक ताप कितना भी 20, और इसमें 440 ग्राम जल जिसका तापमान 92 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलाया जाता है। विकिरण आने को नगण्य मानते हो, अंतिम ताप ज्ञात करना अभी। तो ये तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 220 ग्राम वाटर किस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में 440 ग्राम वाटर कितने टेम्परेचर पे, 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर टी मिक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या देगा, M1 T1 220 इंटू 20 प्लस 440 इंटू कितना देगा 92 अपॉन 220 प्लस कितना देगा 440। सोल्व कर लेना अभी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से अपन 7वां फिनिश हो चुका है। एक कैलोरीमीटर में 0.2 kg जल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है ना। कैलोरीमीटर है, इसके अंदर 0.2 kg जल है, वाटर है कितने पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें 0.1 kg जल जिसका तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलाया जाता है। 0.1 kg जल है जिसका तापमान कितना होगा आपके पास, 60 डिग्री सेंटीग्रेड मिलाया जाता है। घुलने के लिए छोड़ दिया जाता है। मिश्रण का अंतिम ताप कितना पाया जाता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। तो कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता कितनी हो जाएगी। तो बात सुनना भी, यहां पर ये वाला तो क्या करेगा, ऊष्मा देगा, ये वाला और कैलोरीमीटर दोनों क्या करेंगे, ऊष्मा लेंगे। तो इसका द्रव्यमान कितना देगा बताओ, 0.2 kg प्लस, ठीक है ना, ये हो गया 0.2 m। और इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी भी, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, ऊपर लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं 0.2 kg। अब अपन एक काम करते हैं, एक बार इसको अपन सोल्व कर लेते हैं किसमें, ग्राम में। केजी तो इसको अपन बोलेंगे गुणा 10 की पावर 3, ये m आ गया। पानी का s है तो कितना देगा, s पानी का 1 होता है। डेल्टा डी कितना देगा भी, 30 से 35 जा रहा है, ये मिश्रण का अंतिम 35 होता है, तो 30 से 5 बढ़ गया 35 प्लस कैलोरीमीट्री है, इसका कितना देगा आपके पास ms, ऊष्माधारिता तो ms होगी, इंटू डेल्टा टी। कैलोरीमीट्री है ना, वो भी ध्यान से देखना, देखो कैलोरीमीटर वो भी 30 से 35 जा रहा है, तो कितना देगा आपके पास 5 बराबर, ये कितना देगा 0.1 गुणा 10 की पावर 3, s कितना होता है इसके लिए 1, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 60 से 35 आ रहा है, ये आपके पास में 25 आ गया अभी। तो यहां से अगर सोल्व करोगे ना इसको, तो यहां से आपके पास ms की वैल्यू आ जाएगी, और ms की वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी भी, ये आपके पास आ जाएगी कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड में। और इसके बाद यदि इसको आपने 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केल्विन में आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ में आपकी जो कैलोरीमेट्री है, इसका मॉड्यूल मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। हो सकता है और भी इसके अलावा भी आपकी कई सारे डाउट्स होंगे, तो वो डाउट्स या तो आप जैसे ऑनलाइन जो पोर्टल बना हुआ उसके माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी आपके पास में तरीका आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा बताएगा उसके माध्यम से आप डाउट अपने भेज सकते हैं। आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बहुत कम टाइम में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। इसके बाद में अपन हीट ट्रांसफर का मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं हीट ट्रांसफर के मॉड्यूल की। तो अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन टिक करवाए थे, तो वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने सोल्व करने जा रहा हूं। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, हीट ट्रांसफर। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की।
तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 139 सबसे पहले 139, 143, 152, 148 भी चलो देख लेते हैं, टिक नहीं करवाया बट फिर भी 152, इसके बाद में 63, 66, 77, 163, 166, 177। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। तो 139 का नंबर देते हैं अभी। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखो, दो सर्वसम बर्तनों में बर्फ की बराबर मात्राएं भरी हुई है, ये भिन्न धातुओं के बने हुए हैं, ठीक है ना। बर्तन सर्वसम है, बर्फ की मात्राएं समान मात्रा है, और यदि इन दोनों बर्तनों में भरी हुई बर्फ पिघलने में क्रमशः 20 और 35 मिनट समय लगते हैं, तो इनकी उष्म चालकता गुणांकों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो उष्म चालकता के लिए अपन लिखते हैं कि dq बटे dt बराबर क्या होता है, ka बटे l इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होता है आपके पास T1 माइनस क्या होता है T2 होता है। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अपन बात करते हैं कि dq किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ml के बराबर हो जाएगा। बर्फ का द्रव्यमान भी बराबर है और गुप्त उष्मा बर्फ की बराबर होती है, तो यहां से अपन लिख देंगे 1 बटे टी समानुपाती। ए और एल ये तो बर्तन पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट हो गया। T1 और T2 ये भी सेम हो जाएंगे, तो ये आपके पास के हो गया, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो यहां पर आपके पास T1 T2 कितना देगा, 20, 35, तो K1 बटे K2 बराबर कितना देगा आपके पास है 35 बटे 20, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 बटे 4, 139 में हो गया अभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। 143 में क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, 143, समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली दो धातु की छड़ों ए तथा बी की उष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात कितना भी 2:3 है, ठीक है ना। यदि ए के स्वतंत्र सिरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा बी के स्वतंत्र सिरे को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियमित किया जाता है, तो जी बहुत आसान है ये। तो लंबाई समान और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो उसमें चालकता गुणांकों का अनुपात कितना है 2:3, तो 2K, ये आपके पास है 3K। इसको आपने मेंटेन कर दिया 100 पे और इसको आपने मेंटेन कर दिया 0 पे, तो जितनी उसमें धारा इसमें प्रवाहित होगी उतनी उसमें धारा इसके अंदर, तो इसके लिए अपन लिख देंगे 2KA बटे L 100 माइनस क्या देगा T बराबर कितना देगा आपके पास 3KA बटे L, और ये आपके पास T माइनस क्या देगा 0 देगा। सोल्व कर देना, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर भी रखा है। 143, 148 करवाने की बात हुई थी। एक पिंड 10 मिनट में 90 से 50 तक ठंडा हो जाता है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। 148वां क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक पिंड 90 से 50 तक ठंडा हो जाता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है 10 मिनट में, और वायुमंडल का तापमान कितना भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा पिंड है, यदि उसी पिंड द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लिया गया समय कितना देगा आपके पास T हो जाएगा, वायुमंडल का तापमान कितना देगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड देगा। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अपन बात करते हैं, ये अच्छे से देख लेना भी, न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो अपन ये लिखते हैं T1 माइनस क्या देगा T2 अपॉन क्या देगा T बराबर क्या देगा K, इसके बाद में T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस क्या देगा आपके पास T0। अब अपन बात करते हैं इसके लिए, तो T1 माइनस T2 90 माइनस 50 कितना देगा 40,
बटे टी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है के। 90 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 140 बटे 2 कितना हो जाएगा 70 माइनस टी नोट कितना हो जाएगा आपके पास है 30 हो जाएगा और 17 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। 40 से 40 को काट दो और टाइम कितना देर का आपके पास है 10 देर का है। तो यहां से आपके पास है के बराबर कितना हो जाएगा 1/10। दूसरा ध्यान से देखना, देखो 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपके पास है 40 बटे टी। के कितना था आपके पास 1/10 आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में T1 प्लस T2 बटे 2 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 160 बटे 2 80 80 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 40। यदि 40 से अपन 40 को काट देते हैं तो यहां से भी आपके पास टी बराबर 10 आता है और ऑप्शन के अंदर टी बराबर 10 दे रखा है क्या? यस, फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है। बट पीछे अगर आप आंसर देखोगे 148 का तो आपको आंसर मिलेगा क्या? देखता हूं, देखो 148 का आंसर 148 का आंसर क्या मिल रहा है अपने को? 148 का आंसर मिल रहा है सेकंड। ये तो गलत हो गया। अब यहां पर अपन ने गलती कहां पे की है बच्चों? ध्यान से देखना। देखो मैंने न्यूटन का शीतलन का नियम जब आपको डिराइव कराया था, मैंने डिराइव किस लिए करवाया था? इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नॉट क्यूब होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसको तो आप लिख दो k1 या इस फॉर्मूले को आप k लिख दो। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। तो आपने ये जो सॉल्यूशन किया बिल्कुल एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको सॉल्व। फिर क्या करेंगे, देखो 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा 40 बटे टी कितना देर का 10 बराबर k1। 90 प्लस 50 140 बटे 2 70 70 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 40। 40 से गया आपके पास है 40 तो यहां से आपके पास है k1 बराबर कितना हो जाएगा 1/10। अगला ध्यान से देखना, देखो 100 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे टाइम कितना हो जाएगा टी, यही तो निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा k2। 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 160 बटे 2 80 80 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 40। यहां से 40 से गया 40 तो यहां से आपके पास है k2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/t। अब अगर अपन यहाँ पे k1 और k2 को बराबर कर देते हैं तो इस स्थिति में आपके पास t 10 मिनट आ जाएगा। बट k1 और k2 को बराबर अपन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परिवेश का तापमान अलग अलग देर का दोनों स्थितियों में, और जो k होता है ना वो परिवेश के तापमान की तीसरी घात के समानुपाती होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं k1 बटे k2। तो k1 बटे k2 कितना देगा आपके पास t बटे 10 बराबर कितना देगा आपके पास t नॉट 1 t नॉट 2 का क्यूब। ये आपके पास है t बटे 10 बराबर। अब t नॉट 1 ये कितना देगा 30 तो 30 का मतलब कितना देगा 303। 40 का मतलब कितना देगा आपके पास में बताओ 313। इसका अपन क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। इससे अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास t की वैल्यू लगभग आपके पास 9 मिनट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या मतलब ऐसा क्वेश्चन नीट में तो आने के चांस कम है, आप भी जाए कोई गारंटी नहीं इस बात की, बट फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंट चीज है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 148। अगला क्वेश्चन आपका 152। एक 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक 152 क्या कह रहे हैं, देखो दो पात्र जिनका आकार समान परंतु पदार्थ भिन्न भिन्न है, इनमें समान मात्रा में पानी, ये तो कर दिया भाई अपन। 152 तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया है ना, ये तो आ चुका है। के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी लेना है इसके अंदर आपको। 152 के बाद में अगला क्वेश्चन है 163। तो 163 क्या कह रहे थे उदाहरण से
हाँ भी ध्यान से देखना, देखो 163 की बात करते हैं अपन, 163। अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको वेव थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ाया था, और वेव थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत, उसके लिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², तो a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और जो भी आपके पास है रेखीय स्रोत है यानी लाइन सोर्स है, इसके लिए I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तो 163 में आपको बोला जा रहा है खोखले बेलनाकार, बेलनाकार का मतलब रेखीय होगा ना, बाहर की ओर 2r और r दूरी पर आयामों का अनुपात कितना देगा, a1 बटे क्या देगा आपके पास a2 बराबर r2 बटे r1 का क्या देगा आपके पास है रूट। ये रिलेशन लगा दिया, तो r2 कितना देगा आपके पास 18, r बटे कितना देगा 2r, 9 का कितना देगा आपके पास 3, 3 बटे 1, 163। 166 अपन देखते हैं क्या कर रहे हैं देवदान से। 166, एक उष्मारोधी पात्र में 227 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। इसका तापमान 727 डिग्री सेंटीग्रेड रखने हेतु 60 वोल्ट शक्ति चाहिए, और इसका तापमान 1227 डिग्री सेंटीग्रेड रखने के लिए आवश्यक शक्ति का मान कितना हो जाएगा। बात सुनना भी, देखो ये आपके पास कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर का टेम्परेचर कितना है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 500 केल्विन हो जाएगा। इसके अंदर मैंने कोई भी ये वस्तु रख दी, इस वस्तु का तापमान कितना हो जाएगा बताओ 727, 727 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास है 1000 केल्विन। तो बात सुनना भी, 1000 केल्विन इस वस्तु का तापमान है, इसके परिवेश का तापमान कितना भी 500 केल्विन है। तो यहां पर ये वाली जो वस्तु है ये क्या करेगी, लगातार इस प्रकार से उष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगी, उष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगी। इसका जो तापमान है वो क्या होगा, समय के सापेक्ष घटेगा, और समय के सापेक्ष घटेगा तो इसको अगर नियत तापमान पर रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखना है, तो जिस दर से ये विकिरणों को उत्सर्जित कर रही है उसी दर से आपको विकिरणों को क्या करवाना पड़ेगा, इसको सप्लाई करवाना पड़ेगा। तो उसी दर से अपन क्या करते हैं भी, उसी दर से अपन इसको शक्ति दे देते हैं P, अपन P शक्ति दे देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो अपन लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 होता है, ये तो अपन जानते ही हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि P2 बटे क्या देगा आपके पास P1 बराबर, ये आपके पास T2 की पावर 4 माइनस क्या देगा आपके पास T0 की पावर 4, T1 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो P2 बटे P1 कितना हो जाएगा, P1 60 वोल्ट, T2 कितना दे रखा आपको 1227, तो ये तो 1500 केल्विन हो गया ना, 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4 बटे कितना देगा आपके पास 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। यहां से अपन एक काम करते हैं भी 500 की पावर 4 इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 500 की पावर 4 को अगर अपन कॉमन निकालेंगे, बाकी तो आपको सोल्व करना आता ही है, कैलकुलेशन बची है, इसको कर दो, सोल्व कर दो भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 166 हो गया। स्टेज फर्स्ट में एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 177। सफेद लाल व नीले तारों का तापमान आपको दे रखा है, तो ये तो अपन जानते हैं यार। 177 नंबर क्वेश्चन, VIBGYOR, V से लेकर के R तक लेमडा का मान बढ़ता है, और अपन जानते हैं लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है, ये वीन का विस्थापन नियम है। लेमडा अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और सफेद व्हाइट, व्हाइट तो इसके अंदर है नहीं, तो व्हाइट अपन सबके बीच में मानते हैं, यहां पर अपन व्हाइट को मानते हैं, बीच में मानते हैं। तो टेम्परेचर घटेगा तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका हो जाएगा बताओ, नीले का, और इसके बाद किसका हो जाएगा, सफेद का। सबसे
कम टेम्परेचर किसका हो जाएगा बताओ, लाल का हो जाएगा। तो ये आपके पास 177 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। और इसी के साथ में आपकी इसकी जो स्टेज फर्स्ट है वो भी फिनिश हो गई भी। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड की। तो स्टेज सेकंड के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका 64, आ जाओ 64 पे। क्या कह रहे हैं देखो, एक चकती समान मोटाई की तांबे और एल्यूमिनियम की चकतियों से मिलकर के बनी है। चकती बना दो, 64 की बात है, और मोटाई समान है, इसकी मोटाई भी एल और इसकी मोटाई भी एल। तो ये तो आपके पास है कॉपर, ये एल्यूमिनियम, और इनकी उष्मीय चालकता गुणांकों का अनुपात कितना देगा, 4K और K 4:1। एल्यूमिनियम का ताप कितना देर का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो डायग्राम बना दो, नहीं इधर का 100 लिख देते हैं, पूरा लोचा हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर का टेम्परेचर कितना भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जंक्शन का टेम्परेचर कितना देगा आपके पास, T हो जाएगा। तो यू उष्मा प्रवाहित हो रही है इधर की तरफ। तो अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो KA/L 100 - T बराबर 4KA बटे क्या हो जाएगा आपके पास L T - 0। सोल्व करते हैं, आंसर तैयार बेटा है। 65वां क्वेश्चन, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 65वां क्वेश्चन, यार ऐसे क्वेश्चन खूब करवा रखे मैंने आपको ना। एक ही आकार की दो धात्विक घनों A तथा B को एक साथ जोड़ करके आपने एक छड़ बना दी भाई ऐसे। एक का तो उसमें चालकता गुणांक कितना देगा 300, के इसका 300 और इसका कितना देगा आपके पास है 200। इसके बाद में एक का इधर का टेम्परेचर कितना है अभी 100 और बी का कितना इधर का 0, तो यहाँ का टी मान लो। तो के कितना देगा KA/L 100 - T बराबर KA/L, ये लो 65वां हो गया। 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, देखो 68वां क्वेश्चन झील वाला क्वेश्चन है, करवा रखा आपको। एक झील में पानी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदलता है, जबकि वायुमंडल का ताप कितना भी -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि 1 सेंटीमीटर बर्फ की मोटाई जमने में 2 घंटे नहीं 7 घंटे लगते हैं, 1 सेंटीमीटर, तो बर्फ की मोटाई 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा भी 21 घंटे लगेगा। कितना लगेगा 21 घंटे। मैंने आपको बता रखा ना टाइम हो 3 × 1:3:5, तो 21 घंटे। तो ये तो देगा 7 घंटे से अधिक हो देगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है, 68 69। 69वां करवा रखा आपको बेलन वाला, 70वां भी करवा रखा है, ऐसा क्वेश्चन भी करवा रखा है। 71वां देख लेते हैं, चलो। ये कह रहे हैं कि समान आकार की 3 छड़ें हैं, पी क्यू अलग ताप, यहाँ पर पी और क्यू को अलग अलग तापमानों पर रखा जाता है, तब PRQ यानी इधर से K1 K2 K3, भाई इधर से ऊष्मा प्रवाह की दर और इधर से ऊष्मा प्रवाह की दर समान है। अब ऐसा कब हो सकता है भाई, जब इसका ऊष्मीय प्रतिरोध और इसका ऊष्मीय प्रतिरोध बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, अभी अपन ये कर सकते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में अपन लिख सकते हैं, इन दोनों का क्या हो जाएगा आपके पास में, तो K नेट बराबर, इन दोनों का K नेट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 2K1 K2 बटे K1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में K2। और इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास R बराबर क्या होता है L/KA। तो इसकी लंबाई भी L, इसकी लंबाई भी L, तो टोटल लंबाई कितना देगी 2L/KA। K कितना देगा 2K1 K2 K1 प्लस K2 L/KA। 2 से 2 को काट दो, तो L K1 प्लस K2 K1 K2A
और इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास है, R बराबर L/K3A। अब यदि इसको हाई टेम्परेचर, इसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं, तो यदि इसका ऊष्मीय प्रतिरोध इसका ऊष्मीय प्रतिरोध बराबर होगा, तभी दोनों में समान दर से ऊष्मा प्रवाहित होगी। तो अपन इसका रेजिस्टेंस बराबर कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस बराबर कर देंगे तो L/A से L/A को काट दो तो K1 प्लस क्या देगा आपके पास है K2, या आपके पास है जो K3 है वो K3 बराबर कितना देगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, 71 गया। 72 अपन देख लेते हैं, देखो क्या करे। धातु की बिल्कुल दो एक समान छड़ों, बिल्कुल एक समान छड़ों चित्रानुसार जोड़ा गया, 4 मिनट में 20 कैलोरी ऊष्मा प्रवाहित होती है। मान के इसलिएगा किसी भी एक छड़ का रेजिस्टेंस कितना भी R है, तो अपन जानते हैं I बराबर कितना होता है आपके पास, डेल्टा Q बटे डेल्टा T बराबर कितना होता है आपके पास, डेल्टा T बटे R। तो सबसे पहले कितनी ऊष्मा, 20 कैलोरी ऊष्मा 4 मिनट में। डेल्टा T कितना हो जाएगा, 100 से 0 तो 100। R नेट कितना हो जाएगा, RR कितना देगा, 2R। दूसरे केस में ध्यान से देखना, देखो तो उतनी ऊष्मा प्रवाहित होगी, उतनी ऊष्मा, तो Q तो कितना देगा 20, टाइम कितना देगा आपके पास, T बराबर डेल्टा T वही आपके पास 100, और R नेट कितना देगा आपके पास, R/2 देगा, R/2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 72 के बाद लास्ट क्वेश्चन आपका 76 अपन देखते हैं क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। दो वस्तुओं की तापमान T का T के सापेक्ष ग्राफ चित्र में दर्शाए गए और दोनों वस्तुएं A तथा B समरूप है। यह माना गया कि दोनों वस्तुओं द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन केवल विकिरण से होता है। तो दोनों वस्तुओं की उत्सर्जकता तथा अवशोषकता के मध्य सही ग्राफ है। बात सुनना भी, वस्तु A और वस्तु B इन दोनों का प्रारंभिक तापमान समान है और दोनों का तापमान समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से घट रहा है, क्योंकि दोनों विकिरण उत्सर्जित कर रही है, जिसकी वजह से इनका तापमान गिरता है। यहां पे अपन देख सकते हैं कि वस्तु A की तुलना में वस्तु B है वो तेजी से ठंडी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु B है ना, इस वस्तु B की जो उत्सर्जकता है वो क्या भी ज्यादा है, ज्यादा तेजी से विकिरण उत्सर्जित कर रही है। तो उत्सर्जकता भी ज्यादा, और उत्सर्जकता अगर ज्यादा तो अवशोषकता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो EB और AB दोनों ही बड़े हो जाएंगे EA और AA से, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 हो गया और आपकी स्टेज सेकंड हो गई फिनिश। अब ध्यान से देखना, देखो स्टूडेंट्स, ये आपका ये स्टेज सोल्व करवाने के बाद में आपका हीट फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हीट के बाद में आपको आगे का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन है वो दूसरे सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में वापस मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा जब आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा। ऑप्टिक्स स्टार्ट होगी ना, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये मैं आपको फिर वापस पढ़ाने के लिए आऊंगा, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं स्टेज थर्ड डिस्कस। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज थर्ड की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, देखो ये थर्ड स्टेज की बात है। अभी समान धातु की बने हुए समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली तीन छड़ें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का निर्माण करती है ना। समबाहु त्रिभुज ABC का निर्माण करती है। तो B समकोणीय स्थिति पर है। तो ये आपके पास है A, B और C, लंबाई L √12। A का टेम्परेचर कितना है T और B का टेम्परेचर कितना है √2T। C का टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा, आपके पास है TC मान लो। तो इधर से इधर की तरफ जितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी उतनी ऊष्मा इधर से इधर की तरफ प्रवाहित हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो कर लो सोल्व, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं KA/L √2T माइनस क्या देगा आपके पास T बराबर। इधर की तरफ से अगर अपन बात करें कि अपन ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसके अंदर ऊष्मा आपको बराबर करनी है। तो क्या देगा आपके पास है KA/L
L √2T माइनस क्या देगा आपके पास है TC बराबर, इसके लिए क्या देगा आपके पास है KA बटे √2L TC माइनस क्या देगा आपके पास है T। 23 के बाद में अगला अपन देखते हैं 24, जो कि मैं आपको करवा चुका हूं। 25 करवा चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो 25 के अंदर ध्यान से देखना, देखो ये तो व्हीटस्टोन सेतु सब जानते हो आप। तो ये तो आपके पास R1 बटे क्या देगा आपके पास R2 बराबर R3 बटे R4। तो यहां से आपके पास में इसको हम लिख देंगे K2 बटे K1 बराबर K4 बटे K3। तो K1 K4 बराबर क्या देगा K2 K3। 25वां हो गया। 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी राम चाय पीना चाह रहा है, तो मना कौन कर रहा है इसको। राम चाय पीना चाहता है, इसका तापमान कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। राम चाय कब पिएगा, जब इसका टेम्परेचर 50 होगा। लाई गई चाय का तापमान कितना भी 80 है, 80 से 60 तक परिवर्तित होने में 1 मिनट का समय लगता है। तो 80 माइनस कितना हो जाएगा 60 बटे टाइम कितना हो जाएगा 1 बराबर K। कमरे का तापमान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 80 से 60 140 बटे 2 70, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपके पास है 40। तो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20। तो यहां से आपके पास है 20 बटे 1 बराबर 40 K। 20 से अपन इसको उड़ा देंगे 2 बार, तो K बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 2। अगला देखो ध्यान से। तो अब इसका तापमान आपको 60 से कितना करना है, अभी 50 करना है। 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा आपके पास है 10 बटे T बराबर K। K कितना हो जाएगा आपके पास 1 बटा 2। 60 से 50, 60 माइनस नहीं 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा 110, ठीक है ना, बटे कितना हो जाएगा 2 55, और 55 माइनस 30 फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो 55 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 25 हो जाएगा 25। तो यहां से इसको अपन इससे उड़ा देंगे 20। तो यहां से T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर 20 बटे 25, 1 मिनट से कम आ जाएगा, अभी 27 हो गया। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, एक वस्तु का तापमान 64 से 52, 64 माइनस 52 बटे 10 बराबर K। 64 प्लस 52 बटे 2 माइनस परिवेश का तापमान कितना देगा 16। 10 मिनट पश्चात वस्तु का तापमान कितना देगा, तो 52 माइनस क्या देगा आपके पास है T बटे 10 बराबर K। इसके बाद में 52 प्लस T बटे 2 माइनस कितना देगा 16। 2 बार फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को एक दूसरे से बट्टा कर दो, 28 में का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। तो 29 ये तो आपको देर का भी पृथ्वी सूर्य से लगभग 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऊर्जा प्राप्त करती है। दूरी दे रखी है। सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है, अभी 6000 केल्विन के आसपास होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा 29। और वैसे भी सोलर कांस्टेंट्स इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये था आपका हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर, और इसके बाद में इसका मॉड्यूल अपन कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट लेक्चर दे देता हूं एक टॉपिक पे जिसका नाम है संवहन। क्या होता है अभी संवहन, क्या होता है संवहन? बोले तो कन्वेक्शन। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि के अंदर माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम के कण है, वो प्रत्यक्ष स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं भी। एक तो ये बात होगी, और यहां पर
माध्यम के कण दाब तथा घनत्व में अंतर के कारण गति करते हैं भाई। और यहां पर जो माध्यम के कणों की जो गति, इसको कौन सपोर्ट करता है भाई? ग्रेविटी सपोर्ट करती है। कणों की गति को ग्रेविटी सपोर्ट करती है। तो अपन बोल सकते हैं कि संवहन के अंदर ग्रेविटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यदि ग्रेविटी अनुपस्थित है तो इस स्थिति में संवहन है वो भी नहीं होगा भी। तो आपको बोल दिया जाए कि कृत्रिम उपग्रह में अगर अपन चले जाते हैं तो किस विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा? तो अपन बोलेंगे किसकी वजह से नहीं होगा? वहां पे संवहन की वजह से नहीं होगा भी, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में जी की वैल्यू 0 होती है, और जी की वैल्यू 0 होने पे वहां पे कन्वेक्शन यानी संवहन है वो घटित नहीं होगा। जैसे अपन बात करते हैं, देखो ये अपने पास कोई भी बर्तन है, इस बर्तन के अंदर अपन ने इस प्रकार से पानी भर दिया, और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसके नीचे अपन आग जला देते हैं। आग जला दी, तो आग जला दूंगा तो क्या होगा देवदान से? यहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा, इस कारण से यहाँ का घनत्व क्या हो जाएगा अभी? कम। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा अभी? कम, इस कारण से घनत्व क्या हो जाएगा? ज्यादा। यानी यहाँ पर तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, और यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? भी कम हो जाएगी। माध्यम का ये जो कण है ये अपने डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, इस घनत्व में अंतर की वजह से, या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ गति के लिए प्रवृत्त होता है। यानी ये इसको रिप्लेस करना चाहता है, ये यहां पर आता है, इसको रिप्लेस करेगा। और इस माध्यम के कण पर ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है, एमजी भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहां पर घनत्व में अंतर के कारण ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ गति करना चाह रहा है, और एमजी भी इसको नीचे की तरफ गति करवाना चाह रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे एमजी इसकी गति को सपोर्ट कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर संवहन पॉसिबल हो पा रहा है। जबकि यदि अपन लिक्विड की ऊपरी सतह को गर्म करते हैं तो इस स्थिति में संवहन न के बराबर होता है, और इस स्थिति में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा? चालन विधि के द्वारा। तो अगर आपको किसी भी द्रव्य की ऊष्मीय चालकता मापनी है तो आपको उस द्रव्य की ऊपरी सतह को गर्म करना पड़ेगा, और नीचे से गर्म करने पर क्या होगा? संवहन होगा। जैसे पानी का उबलना, पानी उबलता क्यों है? कन्वेक्शन की वजह से, संवहन की वजह से। और इसी प्रकार से जैसे कोई भी अग्नि है या मोमबत्ती है, इसकी लो है वो ऊपर की तरफ जाती है, किसकी वजह से? संवहन की वजह से। अपने कमरे वगैरह होते हैं, किचन वगैरह होती है, इनके अंदर जो भी रोशनदान वगैरह, खिड़कियां वगैरह, भाई वो जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है? ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जो हीट होती है वो कन्वेक्शन की वजह से ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ उठेगी ना, तो ऊपर ही अपन एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, तो ऊपर से हीट को ये एग्जॉस्ट फैन है ये एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ फेंक देता है भी, ठीक है ना, बाहर की तरफ एग्जिट करवा देता है इसको। तो बच्चों ये था अपना लेक्चर नंबर 105, और इसके बाद में अगले जो 5-6 लेक्चर है इनके अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर आवेश के बारे में आपको बताया जाएगा, और फिर उसके बाद में कूलॉम्स लॉ वो आपको डिस्कस करवाया जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया जाएगा, और इसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया जाएगा, और इसके बाद में गाउस लॉ, गाउस का जो नियम है वो आपको डिस्कस करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बाद में कभी, ओके।